हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर एंड द चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोर्स। तो फोर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फोर्स क्या है? तो हमने क्लास 6 में चैप्टर फोर्स पढ़ा है, काफी सारे एग्जाम्पल्स भी पढ़े हैं। तो हमने देखा है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर मान लो मेरे पास ये कार है, इफ दिस कार इज एट रेस्ट, मतलब इट इज नॉट मूविंग बेसिकली, तो हम ये बोलते हैं कि ये कार जो है, दिस कार इज एट रेस्ट। ठीक है, तो हम टर्म यूज करते हैं रेस्ट, या फिर हम टर्म यूज करते हैं स्टेशनरी। करेक्ट? सो दिस इज वन टर्म। वहीं पर अगर अब ये कार मूव करने लग जाती है तो हम इसे क्या बुलाते हैं? मोशन। तो ये हमने मोशन चैप्टर क्लास 7 में पढ़ा है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब अभी ये यहाँ है, 1 सेकेंड बाद भी यही है, 10 सेकेंड बाद भी यही है। सो दिस इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजिशन चेंज नहीं हो रही है। सो देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट और दैट ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ठीक है। दूसरा, जब ये कार टाइम बढ़ रहा है और टाइम के साथ साथ ये कार जो है ये अपनी पोजिशन चेंज कर रही है, सो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वहां पर ये जो कौन सी चीज है जो इस ऑब्जेक्ट को मोशन में लेकर आ रही है, पढ़ा है हमने क्लास 6 में। क्या पढ़ा है? दैट इज फोर्स। सो फोर्स इज बेसिकली दैट कॉज। दिस कॉज इज आइदर पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी, जो इस बॉडी की स्टेट को चेंज कर रहा है। ठीक है, या तो इसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लेकर आ रहा है, या फिर इसको मोशन में लेकर आ रहा है, या फिर इसका शेप या फिर इसका साइज चेंज कर रहा है। सो दिस इज फोर्स। ठीक है, जैसे अभी ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये स्टेशनरी था, अब ये मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, सो दिस ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, बट अब फोर्स अप्लाई करने से ये मूव करना शुरू कर गया। वैसे ही ये बॉल इनिशियली रेस्ट पर थी, लेकिन जब इस बॉय ने आके इस बॉल को किक किया मतलब फोर्स अप्लाई की, तो जब फोर्स अप्लाई हुई तो ये बॉल मोशन में आ गई। तो अब टाइम भी बढ़ता जा रहा है और इसकी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। इज दैट करेक्ट? ओके, सो द नेक्स्ट इज स्विंग। तो आप सब झूला तो झूलते होंगे या झूला होगा कभी, है ना? स्विंग। तो हम क्या करते हैं, एक कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको क्या करेगा? पुश करेगा, या आप अपने फ्रेंड को पुश कर रहे हो। तो बेसिकली आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स के अप्लाई होने से या तो यहाँ पर ये रेस्ट पे था, स्विंग जो मोशन में आ जाएगा, या फिर इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, या फिर इसकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, एंड इवन इट ऑल्सो लीड्स टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो मतलब अगर ये कार है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की तो ये मूव करना शुरू की। अब फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, ये पहले स्लो चल रही थी, इसको एकदम फास्ट भी कर सकती है। सो दिस ऑल हैपेंस व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ओके, तो वैसे ही जैसे ये रोलर का केस है, जब एक गार्डनर रोलर को खींचता है, पुल कर रहा है, सो दैट इज अगेन अ फोर्स। ठीक है, द नेक्स्ट इज, अब हम शेप और साइज में कैसे चेंज आता है। तो आपने देखा होगा टूथपेस्ट की ट्यूब को जब आप ऐसे स्क्वीज करते हो तो आप बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और फोर्स अप्लाई करने से इस टूथपेस्ट का जो ट्यूब का जो शेप है वो चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है। ठीक है, दूसरा, जो भी जिम करते हैं, या आपने कभी किसी को जिम करते हुए देखा है, या एक नॉर्मल रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो तो उस टाइम पर भी हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई करने से, इसको स्ट्रेच करने से इसकी शेप चेंज हो रही है, इवन इसका साइज भी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज फोर्स
इन मतलब व्हाट इज फोर्स एंड हाउ फोर्स बेसिकली एक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वीज कर रहे हैं हम, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्ट्रेच कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट इज फोर्स और क्या कर सकती है या क्या नहीं कर सकती है। तो फोर्स कभी भी एक ऑब्जेक्ट के मास को नहीं बदल सकती। अब ये कार है, अगर मैं इसको यहाँ पर जोर लगा रही हूँ, इसको फोर्स लगा रही हूँ और ये आगे की तरफ मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस कार का मास चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज क्लियर। दूसरा, जब फोर्स अप्लाई हो रही है तो मुझे फोर्स नहीं दिखाई दे रही है, आई कैन ओनली फील कि फोर्स अप्लाई हो रही है। कैसे? क्योंकि ये कार मूव कर रही है। सो आई कैन ओनली सी और फील द इफेक्ट ऑफ फोर्स, बट आई कैन नॉट सी द फोर्स, ठीक है। तो इफेक्ट क्या है? मूवमेंट या स्टेशन, उसका रुक जाना या उसका चलना या उसका शेप चेंज हो जाना या फिर उसका साइज चेंज हो जाना। So that is the effect of force. Is that clear? All right. The next is force is expressed by stating both its magnitude and direction. तो जैसे 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की मैंने इस डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन भी मैं बताऊंगी। टूवर्ड्स, से आई विल राइट टूवर्ड्स ईस्ट, करेक्ट। सो हमेशा जब भी हम फोर्स को एक्सप्रेस करते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड तो लिखते ही हैं, जैसे 1 इज द मैग्नीट्यूड, 1 इज द नंबर एंड n इज बेसिकली द यूनिट, ठीक है। एंड ईस्ट इज द डायरेक्शन, तो हम डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एरो लगा दिया। अब ये जो एरो है ना, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमें फोर्स के बारे में बताने में, क्योंकि जितना लंबा एरो उतनी ही ज़्यादा उसका मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड, और जो एरो है, एरो का जो हेड है वो हमें बताता है कि डायरेक्शन क्या है उस पर्टिकुलर फोर्स की। अगर मैं यहाँ को लगा दूंगी मतलब लेफ्ट को है फोर्स, अगर मैं यहाँ को लगा दूंगी मतलब फोर्स राइट को है। अगर मैं डायरेक्शन ऊपर को कर देती हूँ, एरो हेड मेरा ऊपर को है, तो मतलब फोर्स ऑफ, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज अपवर्ड, और यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है दैट इज डाउनवर्ड, ठीक है। सिंपल टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अब हम चलते हैं यूनिट ऑफ फोर्स पे। तो जो फोर्स है ना, फोर्स का यूनिट SI यूनिट इज न्यूटन, एंड न्यूटन दिस यूनिट वाज गिवन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट हुज नेम वाज आइजैक न्यूटन, ठीक है। तो इनका नाम था आइजैक न्यूटन। तो इन्हीं के नाम पर इस फोर्स का यूनिट हमने लिखा है, तो इसीलिए एज पर द कन्वेंशंस न्यूटन हम इन वर्ड्स छोटा लिखेंगे, लेकिन इसका जो सिंबल है दैट विल बी इन कैपिटल्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो कमिंग ऑन टू द यूनिट दैट इज न्यूटन। सो 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन इज बेसिकली अ फोर्स, right? So 1 Newton is defined as a force which when applied on a moving body जिसका mass है 1 kg in a direction of its motion speed increases its speed by 1 meter in 1 second। बात समझ आई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी। देखो, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई की, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है ना, DOM, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। इसी डायरेक्शन ऑफ मोशन में आपने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की, जिससे कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? इसकी स्पीड इंक्रीज हो गई बाय 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम बुलाएंगे 1 न्यूटन फोर्स। Is that clear? So this is 1 Newton force. Now the definitions are very important, क्योंकि हो सकता है कि आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये बोल दिया जाए डिफाइन 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन कैसे डिफाइन करना है वो आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर द की वर्ड्स। सो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg in its direction of motion, its speed gets increased by 1 meter in 1 second। 1 सेकेंड में 1 मीटर की स्पीड बढ़ जाना, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द फोर्स। सो दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन,
ठीक है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां पर हमने, क्योंकि न्यूटन जो है वो भी एसआई यूनिट है, सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, एसआई यूनिट में मीटर, और टाइम क्या है एसआई यूनिट में, सेकंड, ठीक है। सो मीटर एंड सेकंड। सो 1 kg के ऊपर 1 मीटर, 1 kg ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगानी है ताकि 1 सेकेंड में उसकी स्पीड 1 मीटर तक बढ़ जाए। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर है। एक बार इसको और पढ़ के इसको ड्रॉ करके फिर से समझने की कोशिश करना, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है। नहीं तो इसको रिवाइंड करके फिर से देखो। ओके, सो नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सो अगेन द यूनिट ऑफ फोर्स इज दिस 1 न्यूटन। सो किसी भी एक जगह पर, मतलब अब हमने ये देखा कि न्यूटन ने बड़े सारे रिसर्च किए थे तो हमने उनके नाम पर एक यूनिट बना दिया है ना। तो अब जो ये फोर्स है, अब हमने ये देखा है कि अगर मेरे पास ये एक इरेजर है, मैं इस इरेजर को ऊपर से नीचे फेंक रही हूं, तो क्या हो रहा है, तो ये जो इरेजर है ना, वो अगर मैंने यहां पर पकड़ा था और मैंने यहीं पर छोड़ दिया तो ये नीचे ही आया, कहीं और उड़ के नहीं चला गया। इज दैट करेक्ट? क्यों? क्योंकि हर एक जगह पर एक फोर्स एक्ट करती है विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन ने भी हमें यही बताया था, क्योंकि एक एप्पल था जो ऊपर से नीचे उनके ऊपर गिरा था एक पेड़ से, तो उन्होंने यही सोचा कि ये नीचे क्यों गिर गया, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। करेक्ट? सो दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू विच ऑल द थिंग्स दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है। सो मतलब किसी भी जगह पे ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये एक ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास फिर से हमने 1 kg ले लिया। kg में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दीज आर द एसआई यूनिट्स, ठीक है। तो हम हमेशा एसआई यूनिट्स में ही बात करेंगे। सो 1 kg का एक मास है, इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है दैट इज गोइंग टू बी 1 kgf, ठीक है। सो दिस 1 kgf is equal to 10 न्यूटन रफली, ठीक है। सो रफली इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो अगर हम ऐसे बात करें, सो दिस इज नॉट लाइक 10 न्यूटन, इट इज 9.8 न्यूटन, ठीक है। ऑल राइट, तो ये जो हम नंबर ले रहे हैं, दिस नंबर इज यूज जस्ट टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस, राइट। लेकिन जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे, ये वैल्यू जो है ये 9.8 ही होती जाएगी। मेक दैट अ पॉइंट, ठीक है। ओके, सो 1 न्यूटन इज द कौन सी फोर्स? इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट अ प्लेस ऑन 0.1 kg मास। तो इतने मास के ऊपर जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज 1 न्यूटन। इज दैट क्लियर? सो दीज आर सर्टन डेफिनेशंस दैट यू मस्ट नो, क्योंकि ये पूछी जाएंगी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। तो हमारे पास एक बॉल है, ये बच्चा इस बॉल से खेल रहा है, दिस बॉल इज फ्री टू मूव। ये बॉल को ना अगर आप लेफ्ट को किक करोगे तो ये लेफ्ट को चली जाएगी, अगर आप राइट को किक करोगे तो ये राइट को चली जाएगी, आप अगर पीछे की तरफ को किक करोगे तो पीछे को चली जाएगी। मतलब जहां को आप इसको फोर्स लगाओगे वही इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बन जाएगा। जैसे ये बच्चा किक कर रहा है तो इस तरफ को फोर्स लगा रहा है, तो यही डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा इस बॉल का। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना जो कि एक सर्टेन एक्सिस के अराउंड ही घूमते हैं। जैसे कि एक डोर को सोचो, अब जब आप घर का डोर खोलते हो तो वो जो डोर है वो उठा के आप साइड में तो नहीं रख देते हो और फिर अंदर जाते हो फिर वापस से डोर को लगाते हो, नहीं। डोर जो है वो हिंज से कनेक्टेड होता है। हिंज और डोर जो उसका एक पूरा सेटअप है उसके साथ, हिंज के साथ वो डोर कनेक्टेड होता है। और जब आप डोर को खोलते हो तो डोर जो है वो इसी एक्सिस के अराउंड घूमता है। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं which can only and only move around certain axis, जैसे कि ये है। तो यहाँ पर जो है, so this is called as pivot,
So this is basically the axis, not pivot but the axis of रोटेशन। तो जब भी आप डोर को खोलोगे तो वो उसी एक्सिस पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो यहीं से इफेक्ट आता है, मतलब आप उस पर एक सर्टेन जगह पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, जैसे हमने डोर की नॉब पे फोर्स अप्लाई की और अब ये डोर खुलना शुरू होगा और ये सिर्फ अपने एक्सिस के अराउंड ही घूमेगा। इज दैट करेक्ट? तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का। सो फोर्स चाहे पुश हो या पुल हो हैज अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी विच इज नॉट फ्री टू मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट इज पिवटेड एट अ पॉइंट अबाउट विच इट कैन टर्न। तो मतलब आपने एक जगह पे डोर को अपने नॉब से खोला और अब ये डोर जो है ये मूव किया, लेकिन ये मूव किया सिर्फ अपनी एक्सिस के आसपास, ठीक है, उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन पे वो मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि डोर खोला तो अब वो कहीं को भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं को भी मूव करने लग जाएगा। सो दैट विल नॉट हैपन। सो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी को एक सर्टन पॉइंट पर ही टर्न करने के में हेल्प करते हैं? सो फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। तो रिमेंबर दैट द मैग्नीट्यूड, जितना ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा टर्निंग इफेक्ट होगा हमारी बॉडी पे, ठीक है। तो मोर इज द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। तो मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हो तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी ही फास्ट वो जो ऑब्जेक्ट है, मतलब वो जो व्हील्स हैं वो अपने ही पिवट पे उतने ही जल्दी मूव करेंगे, ठीक है। तो एक साइकिल को इमेजिन करके देखो, तो जो व्हील होता है ना वो व्हील एक सर्टेन पॉइंट पर ही रोटेट करता है, ऐसा ही होता है ना। तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतनी तेज वो व्हील्स जो है वो रोटेट होना शुरू होंगे। नेक्स्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द पिवट। अब देखो ये डोर है, यहाँ पर नॉब है डोर की और आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई की और यहाँ पर है हिंज, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, जितना ज़्यादा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा इजी होगा हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को टर्न करना अबाउट इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस कहाँ पर है? यहाँ पर है, हिंज के पास, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम उसको रोटेट करेंगे, जितना ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर रोटेशन होगा। इज दैट क्लियर? तो बात क्लियर हो गई है। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट सर्टेन डेली लाइफ एग्जांपल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा एग्जैक्टली वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, द सेकेंड फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ अ बॉडी। तो देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डोर, रोज ही दरवाजा खोलते हैं बंद करते हैं, ये तो हमारा डेली का रूटीन है, राइट। घर के अंदर जा रहे हो, घर से बाहर आ रहे हो, घर के अंदर भी रूम्स में हीटर एसी कुछ भी ऑन है तो डोर्स हम बंद करके रखना प्रेफर करते हैं। तो होता क्या है, अब देखो अगर आप, बहुत ही सिंपल है समझना, देखो ये नॉब है, ठीक है, ये हिंज है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो जब आप इस नॉब को पकड़कर इस डोर को खोलोगे तो आप इजीली डोर को ओपन कर लोगे या क्लोज कर लोगे, मतलब मूव कर लोगे। इन शॉर्ट क्लोज ओपन छोड़ो, मूव कर लोगे, ठीक है। दूसरा, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस पॉइंट क्यू पे आके फोर्स अप्लाई करो और अब इस डोर को खोलो, तो क्या आपको लगता है कि एज कंपेयर टू पी, क्यू पे फोर्स अप्लाई करने से आप डोर को ज्यादा इजीली मूव कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो। वहीं अब मैं आपको इस पॉइंट आर पे जाने को बोल दूं विच इज ऑलमोस्ट नियर द हिंज, नियर दैट पिवट, ठीक है, दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो क्या आप मूव कर पाओगे, ओपन या क्लोज कर पाओगे डोर को? आप नहीं कर पाओगे, यहाँ पर तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। तो जितना ज़्यादा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस पॉइंट, द पॉइंट ऑफ फोर्स, उतना ही ईजिली आप डोर को या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर पाते हो विच इज पिवटेड एट अ पॉइंट। Is that clear? Okay, so more is the perpendicular distance, more between the axis of rotation and the force applied, more मतलब उतनी ही कम जोर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है।
ऑल राइट, द नेक्स्ट वन इज द हैंड ग्राइंडिंग फ्लोर। तो ऐसा एक पहले चक्की होती थी जिसको ऐसे जिसमें यहाँ पर ये जो गोल वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या डालते थे, यहाँ पर डालते थे अपना अनाज और उसको ऐसे 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 करके पीसते थे, ठीक है। तो इसी हैंड फ्लावर ग्राइंडिंग का हम एक एग्जाम्पल फिर से समझेंगे। अब यहाँ पर भी ना सेम ही लॉजिक अप्लाई हो रहा है। जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर पिवट पॉइंट है, पी पॉइंट इज द पिवट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप देखो दिस इज ए, एक स्टोन है गोल जिसको हमने ए मार्क किया है और नीचे वाले को हमने बी मार्क किया है। तो हमें क्या करना है, ये जो ए वाला जो पत्थर है ना इसको हमें रोटेट करना है। तो इसको रोटेट करने के लिए हमने यहाँ पर हैंडल एच लगाया है साइड पर, ठीक है। तो इट इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पिवट। तो अगर मान लो इसी हैंडल को हम यहाँ जैसे लगा देंगे तो अब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी हमें इस मशीन को घुमाने में, बेसिकली स्टोन को गोल गोल घुमाने में। तो इसीलिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर हम इस हैंडल को प्लेस करते हैं ताकि हम इजीली इसको रोटेट कर सकें। इज दैट क्लियर? ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द टर्निंग अ पॉटर्स व्हील। तो ये देखो, ये पॉटर्स व्हील है जिससे वो मटके वगैरह जो भी हैं मटके बनते हैं, ठीक है। तो इसका पिवट भी ऐसे सेंटर में ही होता है जिसके अराउंड ये इसका पिवट है। अब अगर हमें इसको घुमाना पड़ता है, ये जो पॉटर्स व्हील है इसको घुमाना पड़ता है, तो इसको घुमाने के लिए एक स्टिक लगाई जाती है जिसे पुश किया जाता है, ठीक है। अब ये स्टिक भी हम मैक्सिमम टुवर्ड्स द साइड होता है ये व्हील के, द मैक्सिमम डिस्टेंस इज टेकन फ्रॉम द सेंटर टू द साइड ऑफ दैट पॉटर्स व्हील सो दैट लेस फोर्स में ही वो पिवट जो है, वो व्हील जो है वो रोटेट हो जाए और पॉटर्स जो बना रहे हैं, जो पॉट्स बना रहे हैं उनका काम आसान हो जाए। इज दैट क्लियर? तो बात समझ आ रही है ना कि हम पिवट जो है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वहाँ से पिवट से हम क्यों अपना जो फोर्स अप्लाई करने वाली पोजीशन है उसमें इतना परपेंडिकुलर, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों रखते हैं? ताकि कम फोर्स अप्लाई करनी पड़े और कम फोर्स में हमारा काम जो है वो आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द टर्निंग अ ड्रिल मशीन। तो एक ड्रिल मशीन को टर्न करने के लिए हम क्या करते हैं? सो सेम इज द केस ओवर हियर। तो यहाँ पर भी ये एक ड्रिल मशीन है और ड्रिल मशीन में ये लॉन्ग सी रॉड्स दे रखी है जहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जाता है और जब ये फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी वजह से ये जो मशीन है वो ड्रिल करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली जो पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट से जो फोर्स की लोकेशन है, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये ज़्यादा चाहिए यहाँ भी। सेम इज़ द केस विद द स्टीयरिंग व्हील। तो जब कार में या ट्रक ड्राइवर्स को जब स्टीयरिंग घुमाना होता है तो ये जो स्टीयरिंग व्हील होता है इसके रिम पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फिर ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो रोटेट करता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज द टर्निंग ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। तो ये है हमारा एक्सेल, इसको हमें मूव करना है। तो हम फोर्स एक्सेल पे ना अप्लाई करके या एक्सेल के बिल्कुल पास ना अप्लाई करके हम इस पेडल को एक डिस्टेंस पर जाके लगाते हैं और फिर यहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से अब हमारा जो पेडल है वो रोटेट करता है। बेसिकली पेडल पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हमारा एक्सेल जो है वो बहुत ही स्मूथली रोटेट करता है और हमारी साइकिल चलती जाती है। द नेक्स्ट वन इज द टर्निंग ऑफ अ स्पैनर। तो आपने स्पैनर्स देखे होंगे। सो स्पैनर्स ना यूजुअली ऐसे लॉन्ग हैंडल वाले होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर नट है, ये पूरा इसका हैंडल है, हम फोर्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, जैसे यहाँ पर नट है और इस पोजीशन पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द पिवट पॉइंट इज मोर, सो लेस फोर्स वी हैव टू अप्लाई टू रोटेट दिस नट। इज दैट क्लियर? वैसे ही अगर हम बात करें स्क्रू ड्राइवर्स की, तो स्क्रू ड्राइवर्स भी ऐसे ही होते हैं जिनके हैंडल्स लॉन्ग होते हैं ताकि जो फोर्स अप्लाई करनी पड़े हमें वो कम हो। द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड एंड द पॉइंट ऑफ पिवट शुड बी मोर, सो मोर द डिस्टेंस लेस इज द फोर्स रिक्वायर्ड। इज दैट क्लियर? सो
क्या कंक्लूजन पे अब हम जंप हुए हैं? तो अब हम इस कंक्लूजन पे जंप हुए हैं कि जो टर्निंग होती है किसी भी बॉडी की अबाउट अ पिवट, जो फ्री है, जो फ्री मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जब हम पिवट के अराउंड मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वो डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि कितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उस पर ही नहीं कि आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की या आपने 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, but it also depends on the perpendicular distance of the force from the point of rotation. ठीक है, तो कितनी फोर्स अप्लाई की, of course that matters, but also there is one more thing that matters is कि यहाँ पर हमारा जो point of rotation है वो यहाँ है, तो इस पॉइंट ऑफ रोटेशन और इस पॉइंट जहां पर हमने फोर्स लगाई है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि अब जो है उसमें आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स एंड वी हैव लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स टू सॉल्व। सो इन नेक्स्ट session we will solve the moment of force numericals and thrust के numericals, even pressure. Okay, so this was all from our today's session. I hope you understood the concepts. Sixth के आपको एकदम फ्रेश हो गए होंगे कॉन्सेप्ट्स, और जो 8th में आके हमने कुछ नया पढ़ा है वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो डोंट वरी, वी आर स्टिल लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ द चैप्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स दैट वी इंट्रोड्यूस्ड इन क्लास 8 फॉर फोर्स, एंड ऑल्सो जितना भी क्लास 6 में पढ़ा था वो रिफ्रेश हो गया होगा। सो वी आर स्टिल लेफ्ट विद अ लॉट फ्रॉम द चैप्टर दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट 2 सेशंस। वी विल नॉट जस्ट हरी अप to complete the chapters, to complete the numericals, लेकिन हम आराम से नेक्स्ट सेशन में हम खूब सारे numericals प्रैक्टिस करेंगे along with this some important topics. ठीक है, so see you in the next session. Stay tuned and I will see you next time. Till then you all take care, and as you all know, learn हो मतलब free है पर best है।